हेलो। हेलो। हाँ। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सर दिव्यांगों का कुछ सवाल आ रहा है, मेरे पास कॉल आया था कि हम्म। 40% दिव्यांगता प्रमाण पत्र में रहेगा तभी उनको पेंशन मिल पाएगा या कम रहेगा तो ही मिल पाएगा। सबसे तो बड़ी इस बात सबसे को बड़ी बात जी हाँ, जी सर। सबसे बड़ी बात बताते हैं जी कि दिव्यांगता अधिनियम खुद में विचार योग्य है कि ये अधिनियम जो बना है वह दिव्यांगों के उत्थान के लिए बना है कि पतन के लिए बना है। आपने बेंच मार्क्स डिसेबिलिटी का बात किया तो आमतौर पे अगर आपको 40% नहीं है, कोई दिव्यांग अगर है, अगर उसको 40% नहीं है तो यह नहीं माना जाएगा कि वो दिव्यांग है। 20% वाले को, 30% वाले को नहीं माना जाएगा कि ये दिव्यांग है। और इसको मापने का कोई यंत्र है नहीं। ठीक है, सर्कुलर बहुत बने हुए हैं, सर्कुलर कागज पर है। हमको कहिएगा तो एक एक सर्कुलर बता देंगे। तो सिविल सर्जन को या जो प्राथमिक चिकित्सक है या जो भी बनाते हैं उसमें से 90% को नहीं पता है कि सर्कुलर क्या है। उसके मर्जी पर निर्भर करता है कि वो कितना परसेंट डाल दे। ऐसा बहुत बार देखा गया है कि बहुत सारे लड़कों को परसेंटेज कम मिला है जबकि वो 40% है, और बहुत सारे लड़कों को परसेंटेज ज्यादा मिला है जिसके वो योग्य नहीं है। तो ये दुर्भाग्य की बात है दिव्यांगता में। अब आइए कि आपने पूछा है कि क्या हर जगह 40% होना अनिवार्य है? नहीं, दिव्यांग पेंशन के लिए हर जगह 40% होना अनिवार्य नहीं है। अगर आप बात करते हैं सेना की, अगर कोई सेना में है और वो दिव्यांग हो गया तो हम नहीं, माननीय उच्च न्यायालय दिल्ली ने यह एक आदेश जारी किया था और ऐसा सर्कुलर भी है कि सेना में रहते हुए, सेवा देते हुए अगर कोई 20% दिव्यांग हो गया तो उसको पेंशन भी मिलेगा और सुविधा भी मिलेगा। तो ये एक विडंबना की बात है। सर, इसमें क्या और हम पूछना चाहेंगे, हम्म जैसे कि आपने सेना में कहा, मान लीजिए कि कोई अगर अदर में जॉब कर रहा है, अदर विभाग में, हम्म अगर उसमें अगर वो दिव्यांग अगर हो जाता है तो उसमें उसका क्या बेनिफिट होगा? नहीं नहीं, उसमें उसमें आपको 40% जी एक्सीडेंटल केस को आमतौर पे दिव्यांगता नहीं माना जाता है। और एक्सीडेंटल केस पर ये जांची होता है कि वो डॉक्टर पर निर्भर करता है कि वो 40% है कि नहीं। अदर जी सर्विस में नहीं होगा। लेकिन जी सर। अगर आप सेना में सेवा दे रहे हैं जी और किसी कारणवश दिव्यांग हो गए जी तो आपको 20% पर ही आपको दिव्यांग पेंशन आजीवन पेमेंट के जी अलावा जी और सर। सारा सुविधा आपको जी प्राप्त होगा जो जी सर। दिव्यांग कैटेगरी में प्राप्त होता है। जी अदर और अदर सर्विस वाले को नहीं प्राप्त होगा। अदर और सर्विस वाले को के लिए ये जी निर्धारण 40% पे है। और एक क्वेश्चन और आ रहा था सर, कुछ बच्चे को मेरे पास अब कॉल आया था। हम्म वो पूछ रहे थे कि जैसे कि लोन लेना बैंक से, तो लोन लेने पे दिव्यांगों के लिए जो ब्याज लगता है, वो ब्याज जनरल लगेगा या मतलब कि दिव्यांग के लिए अलग ब्याज लगेगा? तो बहुत सारे दिव्यांगों का ये प्रश्न हमारे पास आ रहा था कि वो उससे हम कैसे निजात पाए ऋण को लेकर, कि जो ब्याज लिया देखिए, जाता है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने किया है और इसका जवाब देते हुए हमको बहुत ही प्रसन्नता हो रहा है। काहे कि आज जो भारत के दिव्यांग है वो विकास से महरूम है। मतलब उनके लिए योजनाओं तो है लेकिन वो कागजों पर सिमट के रह गया है और बेरोजगारी सबसे बड़ी समस्या है। तो इसके लिए हम बताना चाहेंगे कि केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय दिव्यांग वित्त विकास निगम इसकी स्थापना की थी और तमाम ऋण के बारे में, जैसे हम स्वरोजगार के लिए ऋण लेते हैं तो उसका ऋण अधिकतम कितना वर्षों में चुकाएंगे उसके बारे में जिक्र है कि अगर स्वरोजगार के लिए
अगर हम ऋण लेते हैं तो उसको 10 वर्षों में चुका सकते हैं। अगर माइक्रो क्रेडिट योजना के तहत ऋण लेते हैं तो उनको 3 वर्षों में चुका सकते हैं। शिक्षा के लिए ऋण लेते हैं, अगर कोई दिव्यांग ऋण लेता है तो उसको 7 वर्षों में चुका सकता है। या प्रधानमंत्री योजना से कोई अगर ऋण लेता है या प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए ऋण लेता है कोई दिव्यांग व्यक्ति, मैं पुनः दोहराना चाहूंगा, कोई जी सर। दिव्यांग व्यक्ति, जी तो उसको 6 महीना तक का वो अवधि मिलता है। अब ये क्या होता है कि बैंकों में सर्कुलर तो है, आमतौर पर सर्कुलर है, लेकिन दिव्यांग अधिनियम के तहत, क्योंकि हमको जो भी बेनिफिट मिलता है उसमें यह खोजा जाता है कि दिव्यांग सर्टिफिकेट होना अनिवार्य है। सर्टिफिकेट ले लेते हैं, कैटेगरी में दिव्यांग लिख देते हैं, लेकिन बैंक के मैनेजर तक को पता नहीं है कि अगर हम दिव्यांग से उसका सर्टिफिकेट ले रहे हैं और 1-2 साल में हम उस पर प्रेशर बना रहे हैं कि तुम आज ही के आज पैसा दे दो और आज ही के आज भुगतान कर दो, नहीं तो हम अपना क्या बाउंसर होता है ऋण चुकाने के लिए, उसको भेज के तुमसे ऋण चुकवाएंगे। तो बहुत विडंबना की बात है कि आम नियम तो सबको पता है, लेकिन दिव्यांग अधिनियम में जो राष्ट्रीय दिव्यांग वित्त विकास दिव्यांग नियम जो है, जिसमें कौन ऋण पे कितना वर्ष का समय अवधि दिया जाता है, यह किसी को पता नहीं है। और सिर्फ एक हवा बना दिया गया है कि सर्टिफिकेट ले लो, कैटेगरी में नाम डाल दो। अगर ऐसा कभी भी होता है किसी दिव्यांग के साथ, कोई भी बैंक के स्टाफ या मैनेजर इस प्रकार का प्रेशर बनाता है कि नहीं तुम इस ऋण को 1 से 2 सालों में चुकता करो, तो वो अपना दिव्यांग अधिनियम के तहत उसको प्रोटेस्ट कर सकता है और उस बैंक कर्मी पर उचित कार्रवाई हो जाएगा। इस योजना का नाम सुनिए ना, राष्ट्रीय दिव्यांग वित्त विकास निगम, मतलब दिव्यांग कैसे विकास करे। लेकिन ये नियम का एक कॉपी बैंक कर्मी के पास होना चाहिए। ये नियम का एक कॉपी जहां से कल्याणकारी योजना निकलता है, जहां से दिव्यांगों के उत्थान के लिए योजनाओं का श्री गणेश होता है, वहां पर ये कॉपी होना चाहिए। लेकिन बड़ा दुर्भाग्य की बात है कि एक भी बैंक, चाहे एक भी दिव्यांग के लिए कल्याणकारी योजना देने वाले जो ऑफिस है, वहां पर इस योजना का एक कॉपी नहीं होता है, जिससे कि योजना रहते हुए भी दिव्यांग अपना विकास नहीं कर पाते हैं। और एक और बड़ा सवाल आ रहा है सर दिव्यांगों के प्रति, बहुत सारे कॉल आ रहे हैं। अभी अभी बहुत सारे लोग बैटरी चालित साइकिल के लिए फॉर्म भरा है ऑनलाइन, तो उसमें बहुत सारे लोग के लिए वेरिफिकेशन के लिए मैसेज आया, बहुत सारे लोगों को नहीं आया है। तो इस संबंध में उन लोगों को वेरिफिकेशन हो पाएगा सही ढंग से या नहीं हो पाएगा? तो इस संबंध में सारे दिव्यांग आपसे जानना चाह रहे हैं कि सर इस संबंध में हम लोग क्या करें? देखिए, ई गवर्नेंस आ गया है और सारा कुछ ऑनलाइन है, तो सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि ई गवर्नेंस में जब ऑनलाइन है तो आपको भी जागरूक होना होगा। ठीक है, जी बिल्कुल बिल्कुल सर, आपको भी जागरूक होना होगा। सौरभ जी सिंह कितना भी ऑडियो और वीडियो बनाकर अपने पूरे समाज को, 14 करोड़ दिव्यांगों को, कहा कि मैं पूरे भारत के लिए, वो पूरा भारत मेरा है, तो 14 जी सर, करोड़ दिव्यांगों को जागरूक करे। लेकिन सबसे पहला चीज होता है कि जागरूक करना अपना चीज होता है, और सेल्फ स्टडी और सेल्फ ज्ञान अपने जगह होता है। अब जो फॉर्म में देखिएगा कि उसमें लिखा हुआ है कि विगत दिनों में आपको ट्राई साइकिल हासिल हुआ है कि नहीं हुआ है। अब साइबर कैफे में जाते हैं, वो साइबर कैफे वाले को आपको दिव्यांग अधिनियम के बारे में कुछ नहीं पता है, उसको कहिएगा कि भाई मेरे फॉर्म भर दीजिए, हमको बैटरी चालित साइकिल मिलेगा। 10,10,000 जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा किया है, वो बैटरी चालित साइकिल मिलेगा, हमको फॉर्म भर दीजिए। उसको 30 रुपया कमाना रहता है, वो आपका फॉर्म निकालता है और भर देता है। उसमें 3 जगह बग है, बहुत बड़ा बग है, और तो क्या है सर वो भी बता दीजिए। उस पर ध्यान दिव्यांग नहीं देते। वो बग क्या है
कि वहां पे लिखा होता है विगत दिनों में आपको ट्राईसाइकिल हासिल हुआ है। बहुत सारे दिव्यांग, क्या कि ट्राईसाइकिल हासिल करने के लिए एक कार्यालय से हम आप एक बार 3 साल में ट्राईसाइकिल हासिल कर सकते हैं। और ये बड़े दुर्भाग्य की बात है कि ऐसा नियम लागू है कि ये यंत्र है, कभी भी टूट सकता है, कभी भी खराब हो सकता है। ऐसा नियम नहीं लागू होना चाहिए, क्योंकि सहायक यंत्र से ही लोग अपना गुजर बसर करते हैं और वह एक शरीर का पार्ट होता है। ऐसा नियम नहीं होना चाहिए, लेकिन दुर्भाग्य के लेकिन इसमें साथ ये सुनिए करना सर, पड़। लेकिन इसमें एक चीज सवाल आऊँ तो उत्तर ये हो रहा है उत्पन्न हम्म कि जैसे कि मान लीजिए किसी व्यक्ति को 2021 में हम्म ट्राईसाइकिल मिल चुका है, हम्म ठीक है, 2021 में, किसी को 2022 में मिला है, हम्म तो क्या उसको तो आधार कार्ड से लिंक हो गया है, तो नहीं उसको बैटरी चालित मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा? तो इसके आपने लिए क्या करना होगा? आपने पूरा सवाल नहीं सुना, वही जी, उसी बात पे मैं आ रहा हूँ। अच्छा अच्छा, ठीक है सर। मैं उसी बात पे आ रहा हूँ। जी यहाँ पे ये होता है कि वो वहां दे दिया जाता है कि बैटरी चालित साइकिल आपको प्राप्त है कि नहीं। अब कैफे वाला पूछता है कि थोड़ा साइकिल मिल लो, बैटरी गायब कर देता है। बैटरी गायब कर देता है, बैटरी शब्द गायब कर देता है, सीधे पूछता है कि आपको बैटरी चालित साइकिल मिला है पहले, तो वो कहता है हाँ मिला है। लेकिन उसको कौन साइकिल मिलता है? उसको साइकिल मिलते रहता है वो घिस ट्राईसाइकिल। ट्राई साइकिल, और उस पर जी टिक मार देता है। टिक मारने के कारण वो अयोग्य घोषित हो जाता है। वो कहेगा कि हम तो फॉर्म भरे थे, फॉर्म में सब कुछ सही सही लिखे थे, अब हम गलत कैसे हो गए। दूसरा है दिव्यांग प्रमाण पत्र। जब बैटरी चालित साइकिल वाले पूरे अति को खोलोगे तो उसमें दिव्यांग प्रमाण पत्र में परसेंटेज 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60 ऐसे करके दिया हुआ है। जी अब मान लो कि किसी दिव्यांग को 65% है, ठीक है, तो उसको जो कैटेगरी दिया जाएगा वो 60 से 70 वाले में 65 खोज के या 65 लिख के दिया जाएगा। लोग क्या करते हैं कि 60 से 70 वाले में टिक मार देते हैं, और 60 से 70 वाले में टिक मारने पर वो परसेंटेज ऑटोमेटिक पुट हो जाता है 70%। जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए, उसको जितना परसेंट है उतने परसेंट लिखना चाहिए। यानी 65% है तो उसको कीबोर्ड से 65 लिख देना चाहिए, उसको ऑप्शन पर विश्वास नहीं करना चाहिए। कैफे वाला क्या करता है कि ऑप्शन क्लिक कर देता है 70%। अब बता दो कि दिव्यांग को जो योजना का लाभ मिलता है वो मिलता है परसेंटेज पे, वो मिलता है दिव्यांग सर्टिफिकेट पे। पहला क्वेश्चन क्या पूछा कि आपको ट्राईसाइकिल मिलता है, मिला है विगत समय में। अब जी सर। बैटरी गायब है तो बैटरी जी गायब है तो उस पर टिक मार देता है, मिला है तो मिला है, तो आपको दोबारा नहीं मिलेगा, ठीक है। और जी या सर। मिलबो करेगा तो सोर्स और पैरवी से मिलेगा, चाहे आप इतना विशेष काम करते हैं तब मिलेगा। दूसरा कि आपका दिव्यांग प्रति सर्टिफिकेट में है 65%, आपको दिव्यांगता सर्टिफिकेट के तहत आप एलिजिबल होइएगा, उस योग्य होइएगा कि उस योजना का लाभ उठाइएगा। और वहां पर जो पुट हो गया है वो हो गया 70%, और आपको प्रिंट आउट निकाल के दे दिया, आप खुश होके घर पे आ गए कि सब कुछ सही है, अब तो हमको वेरिफिकेशन हो जाएगा, अब तो हमको मिल जाएगा। आप ये बता दीजिए कि जब दिव्यांग सर्टिफिकेट ही गलती परसेंटेज डाल दिया है, और दूसरा आपने डाल दिया है कि ये जो हमको ट्राईसाइकिल पहले भी प्राप्त हुआ है, तो आपको कैसे मिलेगा। तो सब चीज के लिए अगर हम ऑडियो और वीडियो बनाए, कुछ तो दिव्यांग को अपने से भी जगना होगा। जी सर। हम्म, जी जी सर, जानकारी देने के लिए धन्यवाद सर। ठीक, धन्यवाद।